मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस कनेक्टर को डिस्कस करेंगे एज ए स्टार्टर। ये आपका बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला पैटर्न, तो एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है ये और थोड़ा ट्रिकी भी है। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार मतलब सेंसिबल वे में करना होता है इसको। कई बार ये होता है कि जो अपने को लगता है कि ये भी अपना हो सकता है सेंटेंस, तो वो कई बार नहीं होता, थोड़ी सी ट्रिकी होता है, थोड़ा डिटेल में सेंसिबल वे में करना होता है। तो वो तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो एक बार डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं इसकी। In each question there are two statements which can be combined into a single statement. दो सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको कंबाइन किया जा सकता है क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, बिना मीनिंग को चेंज करते। ये माइंड में ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो बात है आपको क्या करना है, माइंड में पिक्चर बनानी है और जो बात है सेम वे उस टाइप की ही बात आनी चाहिए, उसमें मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। लिखने में चेंज हो सकता है लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। बिलो देम आर गिवन 3 प्रोबेबल स्टार्टर्स, और स्टार्टर दिए गए मतलब स्टार्टिंग की फॉर्म में होना चाहिए, कनेक्शन भी स्टार्टिंग की फॉर्म में होना चाहिए, मिडल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ सच कंबाइंड सेंटेंस, ऐसे कंबाइंड सेंटेंस का 1, 2, 3 और नन ऑफ देम में भी करेक्ट, 1, 2 या 3 या कोई भी उनमें से करेक्ट ना हो, कुछ भी हो सकता है। डिसाइड अपॉन विच इज आर करेक्ट इफ एनी, यदि कोई करेक्ट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना है। एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर अपने को क्या यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और यहाँ से मैं बता दूँ इसमें करना क्या है, एक बार थोड़ा डिटेल से देख लो कि एक जो आपका स्टेटमेंट है ये दिया गया है फर्स्ट वाला, और एक स्टेटमेंट दिया गया है दूसरे वाला, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो उस कॉम्बिनेशन में उसने ए बी सी के अंदर क्या दे दिया, आपको ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। ए के अंदर एक ऑप्शन दे दिया, बी के अंदर दे दिया और सी के अंदर। अब आपको चेक करना किस तरीके से बन सकता है क्या, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में इसको आराम से डायरेक्ट आप मीनिंग की फॉर्म में पढ़ना, मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। इनको आपस में कनेक्ट करना है, और ये उसने डैश डैश लगा कर दिया है ना, इसका मतलब सेंटेंस का वो पार्ट दिया है कंबाइंड फॉर्म में। तो इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है क्या। तो आपको क्या करना है, वर्किंग अपने को आती है एलिमेंट्स की, तो आपको क्या करना है, मीनिंग लेकर चलना है यहाँ से, ठीक है। तो इस मीनिंग को लेते हुए अपने क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एक बार फर्स्ट वाला एक बार स्टार्ट करते हैं। बातें पढ़नी है, सिर्फ बातें पढ़नी है, दोनों स्टेटमेंट की बातें पढ़नी है और उनको कनेक्ट करना है किस तरीके से, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना है। इंग्लिश में करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना। मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। ही हैज़ टू सबमिट हिज एप्लीकेशन, ही हैज़ टू का मतलब उसे करना पड़ता है, उसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। ही कैन नॉट गो ऑन लीव अदरवाइज, नहीं तो वो छुट्टी पे नहीं जा सकता। देखना, अनलेस ही सबमिट्स, जिस पॉइंट तक या जब तक, जिस कंडीशन तक वो सबमिट नहीं करता है अपनी एप्लीकेशन को, वो छुट्टी पर नहीं जा सकता। दोनों कनेक्ट हो गए ना, मतलब जब तक वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करता है तब तक वो छुट्टी पर नहीं जा सकता। हो गया ना कनेक्ट। तो इसका मतलब ए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो आएगा। तो अपने पास कितने बचे, ए ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन बचे, क्योंकि बी और सी तो गए, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, आपका ए नहीं है। आई थिंक ये क्लियर है, आपके समझ में है ना किस तरीके से करना है। अब ये इंग्लिश में देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आप तो ये बोल रहे हो कि जब तक वो कनेक्ट नहीं सबमिट नहीं करता, लेकिन यहाँ तो सबमिट करने का बोला है। तो ये आपकी वर्किंग पता है ना, अनटिल की तरह वर्क करता है। कैसे करता है, जैसे अपने बात करें इस पॉइंट पे, कि जिस पॉइंट तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, जैसे मान लीजिए यू वॉन्ट गेट द सक्सेस अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, मतलब इस पॉइंट पे आपने हार्ड वर्क स्टार्ट किया है तो इस पॉइंट तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। तो हार्ड वर्क इस पॉइंट के बाद से स्टार्ट हुआ है ना, तो सक्सेस भी इसके बाद में ही मिलने के चांसेस है। जिस पॉइंट तक आप क्या नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, उस पॉइंट तक, मतलब इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हैं, अपने हिंदी के साथ लेकर चले हैं, तो इंग्लिश में ऐसे होता है कि जहां जिस पॉइंट पर आप हार्ड वर्क करते हो, जिस पॉइंट पे करते हो, मतलब यहाँ करते हो, यहाँ से स्टार्ट किया ना, उस पॉइंट तक सक्सेस नहीं मिलेगी। और हिंदी में वैसे बोलें तो ऐसे बोलते हैं, जब तक हार्ड वर्क नहीं करते सक्सेस नहीं मिलेगी, उस तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जिस पॉइंट पर हार्ड वर्क स्टार्ट करते हो उस पॉइंट तक इस तरीके वर्क करता है वो अंटिल में। और अनलेस का मतलब कंडीशन की फॉर्म में हो गया, मतलब जब आप हार्ड वर्क करते हो उस पॉइंट तक, जब हार्डवर्क करते हो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या, जब आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन, यहाँ पे मान लीजिए सबमिट कर दी, तो उस पॉइंट तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, जब सबमिट कर दी उसके बाद में आपको छुट्टी मिलेगी। ये ऐसे वर्क करता है। ये आई थिंक आपके क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब देखना, बीइंग हिज एप्लीकेशन, अब ये कैसे बनेगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस पे यूज हुआ है ना, बीइंग हिज एप्लीकेशन, तो क्या होगा, उसकी एप्लीकेशन क्या, एक्शन क्या है यहाँ पे, सबमिट का है ना, सबमिटेड, कि बीइंग हिज एप्लीकेशन सबमिटेड ही कैन गो ऑन लीव। अब आप बोलो सर ये भी तो सही हो गया, ही कैन गो ऑन लीव,
कि जब उसके बीइंग हिज एप्लीकेशन सबमिटेड, तो इससे क्या बोला, बीइंग हिज एप्लीकेशन सबमिटेड का मतलब अपनी एप्लीकेशन सबमिट होते हुए, तो सबमिट है थोड़ी, उसने तो बोला करना पड़ता है, कंपल्सन बताया एक टाइप का, उसने बोला करना पड़ता है छुट्टी पे जाने के लिए, नहीं तो जा नहीं सकता। और यहाँ वहाँ पे अगर बात पढ़ना, मीनिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीनिंग पूरा ही चेंज हो रहा है। क्या कि ये बोल रहा है कि उसे सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन को, नहीं तो वो जा नहीं सकता छुट्टी पे। और यहाँ बोल रहा है कि सबमिट होते हुए वो छुट्टी पे जा सकता है, तो यहाँ तो जा रहा है ना वो छुट्टी पे, और वहाँ बोला है कि जब तक सबमिट नहीं करेगा तब तक नहीं जा सकता। वो तो ये कंडीशन बता रहा है कि उसे जाने के लिए, छुट्टी पे जाने के लिए सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, ये बात उसने बोली। और यहाँ बोल रहा है कि सबमिट होते हुए, मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या सबमिट है और वो छुट्टी पे जा रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी वाला क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तो ये बी वाला गलत हो गया, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन ए अपने पास है, तो नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, ठीक हो गया। थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको एग्जाम के अंदर। अब आप एग्जाम में आगे चले जाओ। शानदार वाला पैटर्न है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आई चीज़। तो अब सी ऑप्शन में अपने चलते हैं, थोड़ा सेंसिबल वे में मीनिंग लेना पड़ेगा, पिक्चर बननी चाहिए माइंड के अंदर, मेन चीज़ वो है। सी में चलते हैं, एज ही सबमिट्स लीव, जैसे कि वो लीव को सबमिट करता है, तो लीव को सबमिट थोड़ी कर रहा है, सबमिट तो एप्लीकेशन को कर रहा है, छुट्टी तो उसे मिल रही है, लीव को सबमिट कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही मीनिंग गलत हो गया, एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था, तो सी भी अपना गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे ऑलरेडी टिक है ही। समझ में आई ना चीज़, इस तरीके से सेंसिबल वे में करना है, मीनिंग लेते हुए उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और स्टार्टर की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपको सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेंटेंस का पार्ट है। अब आप बोलो सर आगे डेज डेज लगाया, पूरा सेंटेंस ही दे देते, तो पूरा सेंटेंस दे देते तो आप क्या बनाते, नहीं बनाते ना, फिर वो तो दे ही दिया आपको, फिर मतलब क्या है एग्जाम लेना, इसलिए उन्होंने पार्ट दिया कि आगे आपको रीड आउट करना है। जैसे इंग्लिश में अपने कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो देखना फर्स्ट वाला कैसे होगा। इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, अनलेस ही सबमिट्स हिज एप्लीकेशन ही कैन नॉट गो ऑन लीव, डायरेक्ट, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप मीनिंग ले लेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, अनलेस ही सबमिट्स हिज एप्लीकेशन ही कैन नॉट गो ऑन लीव, ये इंग्लिश में बनेगा, लेकिन वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करो मीनिंग में ले लो, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। समझ में आई चीज़। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, स्टार्ट करो इसको। द स्टूडेंट वॉज लेट, अब देखो क्या था, स्टूडेंट लेट, आपको दिखा स्टूडेंट लेट था, मतलब स्कूल आपका लग चुका था या कॉलेज लग चुका था, ठीक है, और स्टूडेंट क्या था, लेट था। समझ में आई चीज़, जैसे क्लास चल रही है, दिख रही है, पिक्चर बन रही है माइंड में, ठीक है, आंख बंद करके बन जाएगी, देख लेना। ही वॉज डिनाइड एंट्री इन टू द क्लासरूम, उसे डिनाई किया गया, डिनाइड का मतलब मना किया गया क्लास में एंट्री का। अब यहाँ पे मीनिंग लेते जाओ, क्लास में एंट्री नहीं दी गई उसे, बिल्कुल सही है। ए को पढ़ना, द स्टूडेंट वॉज अनेबल, क्या था, स्टूडेंट अनेबल था क्या करने के लिए, टू एंटर द क्लास, एंटर इनटू द क्लासरूम, ये होगा ना, द स्टूडेंट वॉज अनेबल टू एंटर इनटू द क्लासरूम। अब मीनिंग लेना, यहाँ पे क्या मीनिंग है ऊपर वाले में, कि स्टूडेंट लेट था इसलिए उसे एंट्री नहीं दी गई, और यहाँ बोल रहा है कि स्टूडेंट अनेबल था क्लास में एंटर करने के लिए। तो अनेबल क्यों था, योग्य नहीं था, मतलब अनेबल था, कर नहीं पा रहा, सक्षम नहीं था, तो एबल तो था लेकिन उसे आने नहीं दिया अंदर, मीनिंग आया ना, तो ए अपना क्या हो गया, गलत। समझ में आई बात, उसने बोला कि स्टूडेंट लेट था इसलिए टीचर ने नहीं आने दिया। अब एक चीज़ तो ये सोचो आप कि स्टूडेंट क्या था, लेट था, बाहर खड़ा है क्लासरूम के, और टीचर उसे मना कर रहा है कि वापस चला जा या मुर्गा बन जा। समझ में आ रही है चीज़, अंदर नहीं आने दे रहे, टीचर क्या नहीं कर रहा, उसे अंदर आने नहीं दे रहा। और दूसरी चीज़ अपने देखें कि स्टूडेंट अनेबल था क्लास में एंटर करने, मतलब एंटर नहीं कर पा रहा था, टीचर का रोल दिया है ना यहाँ पे। समझ में आ रही चीज़, तो ये बात तो क्या होगी, ये बात क्या होगी आपकी, मीनिंग चेंज कर गई ना, कि वो अनेबल था, क्लास में आ नहीं पा रहा था, तो इसका मतलब क्या, ए वाला तो अपना क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। ये चीज़ अपने समझ में आ गई। नेक्स्ट में बिल्कुल डीप सोचना पड़ेगा, बार बार, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार सोचो, खुद से पिक्चर बनाओ। देखो एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को करने का, बस प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद तो अपने आप सोचने लग जाओगे। तो सोचने के लिए क्या करो, उस चीज़ को बार बार पढ़ो दिमाग के अंदर, बार बार पढ़ो, फुल ऐसे सोचते हुए, दिमाग पे जोर देते हुए बार बार पढ़ो उस चीज़ को, माइंड में पिक्चर बनाते हुए, सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कि स्टूडेंट लेट था, टीचर उसे मना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखें, स्टूडेंट एंटर नहीं कर पा रहा क्लास के अंदर, एंटर क्यों नहीं कर पा रहा, तो टीचर का रोल कहाँ से दोगे आप, एंटर कर नहीं पा रहा, लेकिन अब आप मीनिंग लोगे, डिनाई का कहाँ जाएगा फिर मीनिंग, मना करने का कहाँ जाएगा, कि स्टूडेंट क्या है, एंटर नहीं कर पा रहा क्लास के अंदर, ठीक है, टू डिनाई मना करने के लिए अनेबल है, तो मना करने के लिए अनेबल नहीं है, एंटर करने के लिए अनेबल है, तो डिनाई का क्या करूं, फिर टीचर का रोल कहाँ गया, डिनाई करने वाला, टीचर का रोल आएगा ही नहीं, वही तो रोक रहा है उसे। तो इसका मतलब क्या, ए वाला अपना गलत हो गया। माइंड में पिक्चर बनानी है और बार बार पढ़ना है, अपने आप मीनिंग आ जाएगा। थोड़ा टाइम ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, जो घर पे आप टेस्ट वगैरह करते हो ऑनलाइन वगैरह, वहाँ पे करोगे, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होते ही एग्जाम में अपने आप पिक्चर बन जाएगी, हाथों हाथ चमका हुआ होगा, तो अपने आप क्या हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, ठीक है।
तो बी में अपने चले द स्टूडेंट वॉज आउट, स्टूडेंट वॉज आउट, स्टूडेंट क्या था, बाहर था, स्टूडेंट वॉज आउट बाहर था, और उसको एंट्री क्या हुई थी, मना की गई थी। हाँ ठीक है जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट वॉज आउट ठीक है चला गया, लेकिन लेट का कोई मीनिंग आ रहा है क्या? अब यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर होगी, लेट था ये बात तो यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई कि उसको एंटर क्यों नहीं करने दिया, आउट क्यों था वो। अब यहाँ पे बोला द स्टूडेंट वॉज आउट बिकॉज ही वॉज लेट, तो ये वाला अगर सेंटेंस कनेक्ट करेंगे कि द स्टूडेंट वॉज आउट बिकॉज ही वॉज लेट, वो बाहर था क्योंकि वो लेट था, ठीक है चला गया, लेकिन डिनाइड एंट्री वाला सेंटेंस कहाँ से कनेक्ट करोगे? आपने खुद से एक स्टूडेंट वॉज आउट सेंटेंस दे दिया ना, तो इसका मतलब बी वाला क्या है, खुद से सेंटेंस नहीं देना, उन्हीं सेंटेंस को कनेक्ट करना गलत हो गया। ऐसे ही अपने ए वाले में दोबारा चेक करें और क्लियर होगा कि स्टूडेंट अनेबल था क्लास में एंटर करने की, तो लेट का स्टूडेंट लेट था ये बात कौन बताएगा? अगर अपने ऐसे बोला था स्टूडेंट वॉज अनेबल टू एंटर इनटू द क्लासरूम, क्लास में एंटर करने के लिए अनेबल था, अगर ऐसे बोलेंगे तो लेट वाला सेंटेंस चला गया, और द स्टूडेंट वॉज अनेबल बिकॉज ही वॉज लेट, इस तरीके से बात करेंगे तो वो वैसे चला जाएगा, एंटर द क्लासरूम बिकॉज ही वॉज लेट, फिर वहाँ पे डिनाई वाला चला जाएगा कि डिनाई का रोल नहीं आएगा, समझ में है ना, टीचर का रोल नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों गलत हो गए। तो अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली सी करेंगे, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर एक ही तो बचा है, सी को कर देते हैं, नहीं नन ऑफ द अबव है, चीज़ ध्यान रख लेना, नन ऑफ द अबव है, इसका मतलब क्या है, ओनली सी भी नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा। बीइंग लेट, लेट होते हुए द स्टूडेंट वॉज डिनाइड एंट्री इनटू द क्लासरूम, समझ में आई चीज़, बीइंग लेट, लेट होते हुए स्टूडेंट को क्लास में एंट्री नहीं दी गई, बिल्कुल सही है, ले गया मीनिंग, लेट होते हुए रीज़न भी बता दिया, और एंट्री नहीं दी गई टीचर के द्वारा, इसका मतलब एंट्री नहीं दी गई इसका मतलब किसी के द्वारा, टीचर के द्वारा नहीं दी गई ना, तो दोनों मीनिंग लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट, नन ऑफ दीज नहीं करेंगे, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो, स्टार्ट करो। द डिलीवरी वॉज लूज वन, डिलीवरी क्या थी, लूज थी, ढीली थी। द बैट्समैन हिट इट फॉर ए सिक्स, और बैट्समैन इसे सिक्स के लिए हिट कर दिया, मतलब ऐसे पढ़ो, बैट्समैन ने छक्का लगा दिया, तो डिलीवरी का मतलब क्या, बॉल की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है भाई, ठीक है, क्रिकेट का पता है ना मैक्सिमम को, सभी को पता है, आप लोगों को, गर्ल्स में कुछ को नहीं पता होता क्रिकेट के बारे में, लेकिन आज के टाइम में सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता अगर आपको गर्ल्स को क्रिकेट के बारे में, सर मुझे तो नहीं पता है क्रिकेट के बारे में, तो मैं कैसे करूँ एग्जाम में, तो आपको जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या, एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक स्टेप पीछे हो जाओगे। तो एग्जाम में तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, जनरल अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए, तो हर चीज़ पूछ सकता है वो, कुछ भी, मेडिकल का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इकोनॉमी का भी पूछ सकता है, ठीक है, साइंस का भी कुछ भी पूछ सकता है, फिजिक्स का कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, कंप्यूटर साइंस का कुछ भी पूछ सकता है, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो तो जनरल अवेयरनेस चेक कर रहा है कि आपको कितना फील्ड, मल्टी फील्ड में आपका नॉलेज है या नहीं है, और जिस बंदे को मल्टी नॉलेज है उस बंदे को वो पहले सेलेक्ट करेगा, अपना नंबर बाद में आएगा, समझ में आ रही है ना चीज़। तो ये अपने को क्या करना है, मल्टी टैलेंटेड बंदे को पहले वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, अपना नंबर जब अपने लिए सीट बचेगी तब आएगा, इसलिए मल्टी टैलेंटेड बनो, समझ में आ रही है चीज़। हर चीज़ फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हर फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सक्सेस होगे आज के टाइम में, ये रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की, ठीक है। तो डिलीवरी, अब ध्यान रखना, अब आपको दिखाई दे रहा बॉल क्या थी, लूज थी, ढीली थी, मतलब स्लो बॉल आई थी, ठीक है। अपने बात करें तो मतलब बिल्कुल ढीली डाली बॉल थी, बिल्कुल बैट पे आने वाली बॉल थी, और बैट्समैन ने छक्का लगा दिया। आपको पिक्चर दिखी, बॉल कैसी थी, जो बॉल बॉलर ने फेंकी वो कैसी थी, मतलब जो बॉल की, मतलब वो उस टाइम पे जो उसकी टर्न दिया था उसने बॉल का, मतलब वो वाली बॉल फेंकी थी ओवर की, तो जो बॉल थी वो क्या थी, ढीली थी। अब बॉल ढीली थी इसका मतलब क्या है, उस बॉल को फेंकना ढीले तरीके से फेंका गया, ऐसे नहीं कि बॉल ढीली सी थी, मतलब टाइट नहीं थी बॉल, बॉल की बात वैसे नहीं हो रही। कईयों का सेंस ऐसे चमक जाता है महान आत्माओं का, वो कुछ और ही सोच लेते हैं कि बॉल जो थी ना वो ढीली थी, मतलब उसको दबाएं तो वो प्रेस हो रही थी, जैसे एक बॉल आती है ना अपने को, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तब वो बॉल देते हैं डॉक्टर अपने को, वैसी नहीं थी, ठीक है। बॉल ढीली थी इसका मतलब क्या, उसको फेंका गया था ना, ढीले वे में फेंका गया था, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वे में नहीं था, वीक डिलीवरी थी वो, ठीक है, इसलिए उस पर सिक्स लग गया, इजीली उस पर सिक्स लग सकता था, ऐसी बॉल थी। तो डिलीवरी क्या थी आपकी, लूज थी, दिखाई दिया, बॉल फेंकी वो लूज थी, ठीक है, और बैट्समैन ने छक्का लगा दिया, दोनों चीज़ दिखी। शुरू हो जाओ, ए लूज डिलीवरी वॉज हिट फॉर ए सिक्स बाय द बैट्समैन, सही है या गलत है? ए लूज डिलीवरी वॉज हिट फॉर ए सिक्स बाय द बैट्समैन, सेंटेंस बन रहा है ना कि एक लूज डिलीवरी क्या हुई, बैट्समैन के द्वारा सिक्स लगाया गया लूज डिलीवरी पर, बिल्कुल सही है। अब मीनिंग लेना, एक लूज डिलीवरी पे, और यहां बोला द डिलीवरी वॉज लूज, द डिलीवरी का मतलब जिस बॉल पे सिक्स लगा वो क्या थी,
जो डिलीवरी, जिस डिलीवरी पे 6 लगा, जिस बॉल पे 6 लगा, वो क्या थी, लूज थी। समझ में आई चीज। और यहाँ क्या है, एक लूज डिलीवरी, मतलब एक जो लूज डिलीवरी है वो क्या हुई थी, 6 के लिए स्कोर हुई थी। तो ए यूज के एक सेलेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब बहुत सारी में से एक सेलेक्ट करना है। या क्या कर रहा है, ऊपर डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ तो ये बोल रहा है कि जिस बॉल पे 6 लगा वो क्या थी, लूज थी। और ये बोला है कोई एक बॉल फेंकी गई थी, उस पे 6 लगा था, कोई एक। और ये पर्टिकुलर डिफाइन कर रहा है, जो पर्टिकुलर कोई बॉल थी, कौन से वाले की, मान लीजिए थर्ड ओवर की 5th जो बॉल थी, 5th डिलीवरी थी थर्ड ओवर की, उस पे 6 लगा था क्योंकि वो लूज थी। और ए लूज डिलीवरी का मतलब क्या है, कोई भी बॉल थी, कोई भी एक डिलीवरी क्या थी जिसपे 6 लगा। तो सिलेक्ट कर रहा है ना, एक को सिलेक्ट कर रहा है, यूनिवर्सल वे में से एक को सिलेक्ट कर रहा है कि एक लूज डिलीवरी पे क्या लगा था, 6 लगा था। तो मीनिंग नहीं ले रहा ना, मीनिंग देखो चेंज हुआ। देखो यहाँ पे ये शानदार वाला सेंटेंस है, यहाँ पे यहाँ कंफ्यूजन है कि एक लूज डिलीवरी, एक लूज बॉल पे 6 लगा। ठीक है, एक लूज बॉल पे लग सकता है, लूज पे तो लगेगा ही 6। और वहां क्या बोला है कि डिलीवरी लूज थी इसलिए 6 लगा। वहां रीजन दे रहा है किसका, जो पर्टिकुलर कोई डिलीवरी थी ना उसका रीजन दे रहा है। और ये बोला है कोई एक बॉल फेंकी गई थी, जो डिली थी उस पर 6 लग गया, एक बॉल। तो ये पर्टिकुलर को नहीं बता रहा, इसका मतलब ए अपना गलत हो जाएगा। थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा, बार बार इसको सोच कर देखना, आपको मीनिंग आ जाएगा। एज द डिलीवरी वॉज लूज 1, क्योंकि डिलीवरी क्या थी, लूज थी, इसलिए बैट्समैन ने क्या कर दिया, 6 लगा दिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिलीवरी क्या थी, लूज थी, इसलिए बैट्समैन ने क्या कर दिया था, 6 लगा दिया था। तो बी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ए वाले जितनों में वो सारे गलत हो जाएंगे, ये गया, ये गया। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि एक ऑप्शन है अपने पास। तो क्या हो गया, अपना बी ऑप्शन है, टिक हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट ही हो गया, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करना चाहते हो तो कर लो। ए लूज डिलीवरी वॉज स्कोर्ड, एक लूज डिलीवरी क्या की गई, स्कोर की गई फॉर ए 6 बाय द बैट्समैन। ये भी सही है, एक लूज डिलीवरी क्या हुई आपकी, 6 के लिए स्कोर की गई बैट्समैन के द्वारा। लेकिन यहाँ ए लूज डिलीवरी फिर से यूज कर दिया ना, तो सेम का सेम मीनिंग इसका भी क्या हो गया, खराब हो गया। आई थिंक क्लियर है ये चीज। तो सी भी अपना गलत हो गया। कैसे हुआ कि एक लूज डिलीवरी को छक्के के लिए स्कोर किया गया। ठीक है, एक लूज डिलीवरी को 6 के लिए क्या किया गया, स्कोर किया गया, एक लूज डिलीवरी को। और वो बोला है कि डिलीवरी लूज थी इसलिए उस पर 6 लगा था। समझ जी, वो रीजन की फॉर्म में बता रहा है। कोई बोले कि भाई उस बॉल पे 6 कैसे लग गया, उसका ओवर तो बहुत अच्छा जा रहा था, कि वो डिलीवरी लूज थी ना इसलिए 6 लगा था। और यहाँ बोला है कोई भी एक डिलीवरी थी ना वो लूज थी, मतलब उस बॉलर की कोई भी डिलीवरी लूज थी, उस पर 6 लग गया था। और ये बोला है कि उस पर्टिकुलर डिलीवरी पे, उस पर्टिकुलर बॉल पे। समझ में आई चीज। इसका मतलब क्या हुआ, बी यहाँ पे सही है, सी भी यहाँ पे गलत है, नन ऑफ दिस तो यहाँ पे गलत है, हो जाए। आई थिंक ये क्लियर है आपके। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, स्टार्ट करो। ही ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट्स द नीडफुल एक्शन। अब देखो लाइव प्रीमियर का जो फायदा है वो क्या है, ये होता है कि लाइव क्लास में आने का आपका, इसलिए लाइव क्लास में आया करो। कि यहाँ पे जो अपने बात करें, जैसे थर्ड क्वेश्चन को अभी अपनों ने किया था, ठीक है, उसमें मैंने जितना हो सकता था उतना आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटरेक्शन अपना होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस के अंदर तो अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे तो आप पूछते हो तो मैं समझा ही देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बार बार आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन लाइव क्लास में अंदर क्या होता है कि अगर बाई चांस समझ में नहीं आते ना, डाउट रहते हैं ना, आपके समझाने के बाद में डाउट रहते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको लाइव चैट में वहाँ पे समझा देता हूँ और आपको क्लियर भी होते हैं। जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनके, आप सभी के क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं डाउट्स वहाँ पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वहाँ पे समझ में नहीं आता, कई बार होता है कि नहीं समझ में आता, मैक्सिमम तो समझ में आ जाता है, यहाँ से वीडियो में ही समझ में आ जाता है। तो लाइव चैट होती है ना, वहाँ पे आप जब डाउट पूछ लेते हो, या कोई उससे रिलेटेड कोई और डाउट भी आपने देखा हो, कोई और उससे रिलेटेड सेंटेंस देखा हो, जैसे एडिटोरियल वगैरह आपने पढ़ते हैं तब कि सर ये भी हो सकता है, वो भी डाउट पूछते हो, तो वो डाउट भी आपके क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ये फायदा होता है लाइव प्रीमियर का, लाइव क्लास लेने का। समझ में आ रही है चीज़। इसलिए लाइव प्रीमियर को ज्वाइन किया करो आप, जो अपना चलता है, ठीक है, 11:15 AM पे। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। ही ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट्स द नीडफुल एक्शन। वो हमेशा, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब टाल मटोल करना, टालना, किस चीज़ को डिले करना, वो हमेशा डिले करता है। नीडफुल का मतलब जरूरी एक्शंस को। इट मैक्स अदर्स सफर ए लॉट, ये दूसरों को बनाता है सफर ए लॉट, मतलब दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चलो मुझे एक बात बता दो यहाँ पे, उसके बाद में करेंगे। इट मेक्स अदर्स सफर ए लॉट, यहाँ अदर्स की जगह अगर अदर होता, सिंगुलर होता, तो क्या आता आपका, डज सफर आता या डू सफर आता, सफर आता या सफर्स आता, ये चीज मुझे बता दो। आप जल्दी जल्दी बताओ इस चीज को कि अगर अदर्स की जगह अदर होता तो सफर आता या सफर्स आता, ये चीज मुझे बता दो। समझ में आई चीज। तो क्या आता है यहाँ पे, सफर ही आता, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, हेल्प मेक सेंटेंस है। चलो ये बात बता दो मुझे कि ये डज सफर तो यानी डू सफर है क्या, या डायरेक्ट V1 है, ये डू सफर है या ओनली V1 ही है, ओनली एक्शन है, या डू सफर है,
क्योंकि डू सफ़र को डायरेक्ट V1 में लिखते हैं, जैसे ही दे प्ले का मतलब दे डू प्ले होता है रियल के अंदर वो, तो वो उसके अंदर मर्ज होकर ओनली प्ले ही रखता है उसको, ठीक है, डू प्ले भी लिख सकते हो आप। तो ये मुझे बता दो ये डू सफ़र है या डायरेक्ट V1 है, तो ये क्या है आपका डायरेक्ट V1 है, डू सफ़र नहीं है। डू आते क्या करेगा, सब्जेक्ट मांगने लग जाएगा, और सब्जेक्ट इसके पास नहीं है क्योंकि अदर्स को मैक का तीर लगा हुआ है। तो हेल्प मैक सेंटेंस है, थीम के सही है, एक टाइप का आपको मैंने करवा रखा है ना। हेल्प मैक में क्या होता है, ओनली V1 आती है, कोई मॉडल के साथ V1 नहीं आती, समझ में चीज़। तो क्या होता है, इट मैक्स अदर्स, ये दूसरों को बनाता है, दूसरे क्या करें, सफ़र करें, इस तरीके से बोलते हैं। हिंदी में अगर अपने बोलें थीम को कैसे बोलेंगे कि ये दूसरों को बनाता है कि दूसरे सफ़र करें, मतलब उनको बना दिया, तैयार कर दिया कि अब वो क्या करें, सफ़र करें। समझ में चीज़ कि दूसरों को बनाया, सफ़र करो, मैंने उसे बुलाया, ऐसा काम करो, क्लोज द डोर। समझ में चीज़, उस तरीके से वो करता है आपका क्या है, थीम की फॉर्म में यहाँ पे हेल्प मैक के सही है आपका। समझ में आई चीज़। तो सफ़र ये आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका सफ़र का इसका कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है उस पर, सिंगुलर प्लूरल पे। क्यों, क्योंकि ये ओनली थीम है। तो थीम में एक्शन कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं बताता, उसके साथ मॉडल होता है वो बताता है। तो ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, अपने जो इंपॉर्टेंट एक्शन है उनको क्या करता है, डिले करता है, टाल मटोल करता है, इससे दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शुरू हो जाऊँ, हिज टेकिंग एक्शन ऑन टाइम मैक्स, उसका एक्शन लेना टाइम पे, तो टाइम पे लेता है क्या, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है, देरी करता है, डिले करता है, तो टाइम पे तो लेता ही नहीं है, मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया तो गया। तो ए ऑप्शन भी गया, ABC नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन भी गया, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन भी गया, AC भी नहीं है। तो बचे ऑप्शन अपने पास नन ऑफ द अबव एंड बी एंड सी। मान लो एक और ऑप्शन ऐसे देता, ओनली ए देता, तो वो भी आपका क्या हो जाता, डिसलेक्ट हो जाता, और डायरेक्ट टिक कर देते आप सी ऑप्शन को। समझ में आई चीज़। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज, इसलिए चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसे अगर दोनों के दोनों ही गलत हो, बी एंड सी दोनों ही गलत हो सकता है दोनों में से एक गलत हो, तो बी ऑप्शन जाता रहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही चाहिए अपने को। समझ में आई चीज़, नहीं तो नन ऑफ द अबव होगा। शुरू करो। अदर सफ़र ए लॉट, दूसरे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द हिज प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ नीडफुल एक्शन, बन गया मतलब डिलेइंग, नीडफुल एक्शन की डिलेइंग के कारण, टाल मटोल के कारण। अगर देखें कि दूसरे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसके कारण है, उसके नीडफुल एक्शन की टाल मटोल के कारण। ठीक है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, अगर यहाँ अदर्स होता, अदर्स की जगह अदर होता, तो यहाँ सफ़र होता या सफ़र्स होता, यहाँ डज सफ़र होता, सफ़र्स होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट की फॉर्म में, वो हेल्प में केस है और ये सब्जेक्ट की फॉर्म में है। अदर्स सफ़र ए लोट, सफ़र करते हैं, तो यहाँ पे सफ़र्स होता। अगर सिंगुलर होता, प्लूरल है तो डू सफ़र। तो ये यहाँ पे V1 नहीं है, यहाँ पे डू V1 है, डू सफ़र है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि ये सेंटेंस है, वो हेल्प में केस था। ठीक है, बी ऑप्शन अपना सही है। सी को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों है ना इसमें। ऑन, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी है। ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट का मतलब आधार पर, अकाउंट ऑफ हिज डिले इन टेकिंग नीडफुल एक्शन, यानी उसके आधार पर, किस पे, उसके डिले के आधार पर, टेकिंग नीडफुल एक्शन, लेने के डिले के आधार पर वो दूसरों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा, दूसरे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिले, मतलब नीडफुल एक्शन लेने के उसके डिले के आधार पे दूसरे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल सही मीनिंग ले रहा है। सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, टिक हो गया। सी भी सही हो गया, मतलब सी जो पार्ट है वो सेंटेंस, तो ये अपना सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको मीनिंग लेना है। देखो कैसे मीनिंग लेना है कि एक्शन लेने के डिले के आधार पर दूसरे बहुत पीड़ित होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बनाने तो क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिले इन टेकिंग द नीडफुल एक्शन मैक्स अदर्स सफर ए लोट। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिले इन टेकिंग द नीडफुल एक्शन अदर सफर ए लोट, दूसरे बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। ऑन अकाउंट, उसके आधार पर दूसरे पीड़ित होते हैं, उसका आधार थोड़ी बनाता है, आधार पर बनाता है। ये गलत हो जाए, मैक्स वाला गलत पढ़ लिया था मैंने। ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिले, उसके डिले के आधार पर क्या होगा, हिज डिले, उसका डिले बनाता है, लेकिन उसको तो ऑफ कहा गया था ना, तो मैक्स वाला जो सेंटेंस अपने मैंने पहले बोला था वो नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने हाथों हाथ उसको क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। ये सेम चीज़ आपको करनी है जब आपका चमक जाएगा अच्छे से, वैसे चमका हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए, और वर्किंग वगैरह आनी चाहिए। समझ में आया। इंग्लिश में कन्वर्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, हिंदी में डायरेक्ट मीनिंग लो। देखना है तो वो मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बन रहा है, धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लग जाएगा सेंटेंस कैसे बनता है। तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, ई बी डी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, स्टार्ट करूँ। आरबीआई इज कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई क्या कंसर्न है, चिंतित है, अबाउट किसके बारे में, द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्या एक रिस्क है, ठीक है, जोखिम है। आरबीआई इज लाइकली टू आस्क, आरबीआई लाइकली टू आस्क का मतलब पूछेगा क्या, बैंक्स को बोलेगा या पूछेगा टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, कि वो क्या करें, अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कम करें म्यूचुअल फंड्स में। तो आरबीआई क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क के बारे में चिंतित है और बैंकों को वो बोलेगा, मतलब लाइकली मतलब चांसेस है उसके बैंकों को बोलने के कि वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट कम कर दें म्यूचुअल फंड में। बैंकों के लिए वो क्या है, चिंतित है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। शुरू कर देते हैं। एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आरबीआई इज लाइकली टू आस्क, सर सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया, एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आरबीआई इज लाइकली टू आस्क। अब यहां पे मुझे बताना, एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने के रिस्क पे आरबीआई पूछेगा किसको, बैंकों को, कि बोलेगा इन्वेस्ट करने के रिस्क पे आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि वो रिड्यूस करें। तो मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्ट करने के रिस्क पे है क्या आरबीआई, इन्वेस्ट करने के रिस्क पे बोलेगा तो जरूरी तो नहीं है ना कि रिस्क आएगा। इसने तो बोला उसके बारे में चिंतित है कहीं रिस्क आ ना जाए, और एट यूज करते क्या है, रिस्क आएगा, श्योर हो गया कि रिस्क पे बोलेगा, जब रिस्क आ जाएगा तब बोलेगा। और ये बोल रहा है कि आरबीआई चिंतित है रिस्क पे कि कहीं रिस्क ना आ जाए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कहीं रिस्क ना आ जाए, इसलिए वो उनसे बात करेगा, किससे, बैंकों से, कि कहीं ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना थोड़ा आप, ठीक है। और यहां बोला एट द रिस्क, मतलब उस रिस्क पे ही उनको बोलेगा कि ध्यान रखना, रिस्क आने के बाद बोलेगा। एट रिस्क बोलते मतलब क्या हुआ, रिस्क पर, रिस्क पर मतलब उस लोकेशन पॉइंट क्या है, रिस्क का पॉइंट है, तो रिस्क आ चुका है, अभी तो नहीं आया, चलो फ्यूचर में आएगा, लाइकली की बात क्या है, आगे जाकर आएगा, तो आगे जाकर रिस्क आएगा, फिक्स कर दिया इसने तो। और वहां बोल रहा है कि रिस्क के बारे में ओनली क्या है, वो चिंतित है कि रिस्क आ सकता है। तो जो चिंतित है रिस्क के बारे में, जब चिंतित है इसका मतलब क्या होगा, रिस्क के बारे में चिंतित हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क आ भी सकता है ना भी आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि पक्का ही 100% ही वो आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करा। और यहाँ आपने एट वाला बोल दिया था, आपने बोल दिया रिस्क तो श्योर ही आएगा, तो बात क्या होगी, मीनिंग चेंज होगी। वहां तो सिर्फ इतना है कि रिस्क आने के चांस है, इसलिए वो चिंतित है, और यहाँ आपने बोल दिया रिस्क पे ही बात करेगा, जब रिस्क आएगा तभी बात करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो पहले नहीं करेगा, क्या ध्यान रखना भैया आगे रिस्क आ सकता है, तो यहाँ तो क्या है, रिस्क के बारे में क्या चिंतित है, इसलिए वो पहले ही उनसे बात करेगा कि ध्यान रखना कि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अपने बात करें तो क्या है, रिस्क आने पर करेगा, मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया ना। वहां तो पहले आप वार्निंग दे रहे हो, यहाँ अब वहां पे तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए अपना एग्जांपल लें, पहले बता रहा हूँ कि ध्यान रखना एग्जाम में ये गलतियां भी आपकी हो सकती है, जैसे अभी बता रहा हूँ कि ये गड़बड़ भी आप एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि आपको एट द रिस्क वाला क्या हो गया, डायरेक्ट की सर मैंने इसमें सेंटेंस बना दिया, एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आरबीआई लाइकली टू आस्क। सेंटेंस कनेक्ट तो हो रहा है सर, स्टार्टर की फॉर्म में कनेक्ट तो हो गया ना, तो कनेक्ट हो गया, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया ना। उसने क्या बोला था डायरेक्शन में कि मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं आपको ना बताता, आप बोलते सर मैंने ऐसे किया था मेरा गलत हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये गड़बड़ की थी इसलिए गलत हो गया, फिर उसका मतलब क्या, पेपर तो हो गया आपका। तो पहले से ही मैं आपको क्या करूंगा, बताकर जाऊंगा ना, बताऊंगा ना कि ये रिस्क है, ऐसी गड़बड़ हो सकती है, इसके बारे में मुझे चिंता है कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ ना कर दो एग्जाम में, इसलिए मैं पहले ही आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब थोड़ा अलर्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा क्या, एग्जाम होने के बाद कि है ना मुझे पता था आप ऐसी गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखें सर, पेपर ही हो गया, समझ में आया चीज, दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। पैरेलल एक सेंटेंस, पैरेलल बात ले लिया करो समझने के लिए, तो ए ऑप्शन अपना गलत हो गया, थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा। शानदार वाला क्वेश्चन है ये भी। टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई उनको बोलेगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस कैसे कनेक्ट करूं भाई, इसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए बैंकों को आरबीआई बोलेगा। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या करूं, रिस्क के बारे में कंसर्न है, ये तो अलग सेंटेंस रह गया, इसका मतलब बी भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ये ओनली सेकंड सेंटेंस को बता रहा है, फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि टू रिड्यूस करने के लिए पर्पस बताया ना पहले, तो इसका मतलब क्या, दूसरा सेंटेंस ये है, बोलेगा। पर्पस क्या है, पर्पस बताया कि करेगा, रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, बोलेगा। तो फर्स्ट वाला रिड्यूस करने के लिए कंसर्न तो है नहीं, वो तो रिस्क के बारे में कंसर्न है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ओनली एक ही सेंटेंस में घूम गया, ये पूरा का पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट में बात करें कंसर्न फॉर द रिस्क, रिस्क के लिए जो कंसर्न है, कंसर्न फॉर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड विल मेक आरबीआई टू आस्क बैंक्स, ये हो जाएगा आपका। देखो कुछ सेंटेंस विल मेक वाला ध्यान रखना, वो आपका बना सकता है, इसको कर सकता है कि जो कंसर्न, चिंता है ना किसके लिए, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टिंग के रिस्क के लिए जो चिंता है, वो चिंता आरबीआई को मजबूर करेगी बैंकों को बोलने के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दो। बात समझ में आई, मतलब जो चिंता है ना रिस्क के लिए। अब यहाँ मत बोलना सर अबाउट की जगह फॉर आ गया, गलत हो गया, मीनिंग लेना चाहिए, सेंटेंस थोड़ा चेंज हो सकता है, मीनिंग सेम रहना चाहिए। बात समझ में आई,
बात सेम की सेम रहनी चाहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीपोजिशन चेंज होगी, सेम का सेम थोड़ी लिख देंगे वापस, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। समझ में चीज़ों को कैसे करना है, समझ में आ रहा है। आई थिंक प्रीपोजिशन वगैरह ऐसे चेंज हो सकता है, थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो सकती है आपकी सेंटेंस की, ठीक है, लेकिन मीनिंग सेम है रहना चाहिए, बात सेम रहनी चाहिए। बात सेम है यानी कि जो इन्वेस्टिंग का जो रिस्क है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का जो रिस्क है, ठीक है, उस रिस्क के लिए जो चिंता है वो आरबीआई को मजबूर कर देगी, या फिर वो आरबीआई को मतलब अटेम्प्ट लेने के लिए क्या करेगी, वो एक टाइप से इन्फ्लुएंस होगा आरबीआई अटेम्प्ट लेने बैंकों को बोलने के लिए कि आप क्या करो, रिड्यूस करो। तो बिल्कुल सही सेंटेंस आ रहा है। तो क्या होगा, कंसर्न फॉर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स विल मेक आरबीआई टू आस्क बैंक्स टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट। अब इज लाइकली का मतलब चांसेस है ना, तो आगे की बात है, तो विल मेक मैंने लगा दिया, मतलब आगे की पॉसिबिलिटी की बात। चांसेस मतलब क्या, पॉसिबिलिटी का जो आपका अपने मॉडल होता है वो क्या होता है, विल होता है। समझ में आई चीज़। अब दोबारा से एक बार और पढ़ लो लास्ट बार। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के रिस्क के लिए कंसर्न जो है, चिंता है, वो चिंता आरबीआई को मजबूर करेगी बैंकों को बोलने के लिए, वो चिंता मजबूर करेगी। बिल्कुल सही, आरबीआई चिंतित है उसके बारे में, इसलिए आरबीआई बोलेगा। आरबीआई क्या है, रिस्क के बारे में चिंतित है, इसलिए आरबीआई बोलेगा। वो चिंता ही आरबीआई को बुलवाएगी। समझ रहे हैं चीज़। आरबीआई रिस्क के बारे में चिंतित है, इसलिए आरबीआई बोलेगा, वो चिंता ही आरबीआई को बुलवाएगी। बात तो सेम ही, वही तो बात बोल रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सी। ए भी गया, बी भी गया, साथ साथ भी कर सकते थे, डी भी गया, नन ऑफ दीज भी गया, क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन है ओनली सी। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे टिक हो गया। आई थिंक ये क्लियर है आपके। ये भी शानदार वाला क्वेश्चन सारे के सारे अपने इस पेपर में थे, वो शानदार थे। और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता है ये वाला पैटर्न, और बहुत बार आया है प्री के अंदर ये पैटर्न आता है, ये बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और इसमें क्या होता है, ऐसे गड़बड़ होती है, इसको बार बार रिवाइज करना है इस पैटर्न को। ये जो वीडियो है इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ये होमवर्क ही मान लो अपना। क्योंकि ये वाला पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये पैटर्न लगता, आप बताते हो क्लास के अंदर तो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन है ना खुद से नहीं हो पाता एग्जाम के अंदर, मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ये सर होता ही नहीं है इसके अंदर, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं इसके सही होने के, मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमको सारे सही लगते हैं। तो सारे सही इसलिए लगते हैं कि अपना अच्छे से नहीं चमका हुआ। तो पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर, आपको बातें डीप में जाकर सोचनी। इस पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा डीप में कि ये बोलना क्या चाहता है, उन बातों के अकॉर्डिंग बात करनी है। बिल्कुल हल्का सा भी मीनिंग चेंज हो गया ना तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। समझ में आई चीज़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस पैटर्न में, ठीक है। इस पैटर्न में इतनी स्पीड नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा डीप वे में सोचकर। इसमें थोड़ी स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी इस पैटर्न में, क्योंकि सोचने के लिए आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, ये भी मुझे कि अपने को क्या लग रहा था, एट द रिस्क वाला भी अपने को सही लग रहा था, बी वाला तो चलो सही नहीं लग रहा था, ए वाला तो अपने को बिल्कुल सही लग रहा था, और अपना क्या हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। और चलो यहाँ तो चलो ठीक है, ओनली ए एंड सी दिया हुआ नहीं है, फिर भी आपको क्या करते, आप सी वाला गलत करते, क्योंकि आपको ज़्यादा सही क्या लग रहा था, ए लग रहा था, देखने से ज़्यादा सही ए लग रहा था। फीलिंग ए देखने में दे रहा था लेकिन मीनिंग में नहीं दे रहा, इसलिए डीप में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये अच्छा भी लग रहा था ए वाला कि सुंदर सा सेंटेंस है, ये एक अजीब सा सेंटेंस है, ये सही नहीं लग रहा सर, मज़े नहीं आ रहे इसके अंदर। तो आपके मज़े के लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें, मज़े बाद में लेने हैं, पहले सिलेक्शन तो ले लो, नहीं तो मज़े आ जाएंगे वहाँ एग्जाम के अंदर। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डीप, थोड़ा एक्यूरेसी दिखाने के लिए इसमें थोड़ी सी स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए बार बार इसको क्या करना, रिवाइज करना इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हल्की सी मिस्टेक गड़बड़ कर सकती है इस पैटर्न के अंदर। समझ में आ रही चीज़। और एग्जाम में ये जो पैटर्न होता है ये सबसे लास्ट में करना होता है, टाइम बचता है तब। समझ में आ रही है ना बात। क्योंकि ये पैटर्न आपके नेगेटिव करवा सकता है, इसलिए इस पैटर्न को थोड़ा लास्ट में रखना है इसको, ठीक है। और जिसको ज़्यादा कमांड है इस पैटर्न में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टार्ट में भी कर सकते हो आप, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के कमांड कम ही होती है इस पैटर्न पे, क्योंकि इसमें सोचना बहुत ज़्यादा डीप पड़ता है। और जो डीप सोच सकता है उसके लिए क्या है, बहुत शानदार मज़े आते हैं इस पैटर्न को करने के। अच्छा, बहुत शानदार वाला पैटर्न है। समझ में आई चीज़। तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, और प्रैक्टिस आप करते रहो, कंप्लीट वर्किंग की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना। तो एग्ज़ाम पता नहीं है कब होंगे, ठीक है, आगे जाएंगे, थोड़े टाइम लगेगा उसके अंदर, तो इसलिए कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। और फिर से बता दूंगा एक बार, इस लॉकडाउन वाले इफेक्ट में और इस टाइम में जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी रखेगा वो इस सिलेक्शन लेकर जाएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख रहे, पढ़ ही नहीं रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं कि बस एक बार डेट फिक्स हो जाए, उसके बाद कुछ टाइम नहीं मिलेगा। एक बार सोच कर देखो, जो स्टूडेंट्स अभी से लगा हुआ है, साथ साथ तैयारी कर रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना तो उसका रिविजन होगा। उसके आगे आप क्या कर लोगे, आप लोग ना तो आपकी प्रैक्टिस है, एक बार करके देखना। जो लोग है ना फ्री बैठे हैं ना घर पे,
अगर बाई चांस किसी ने वीडियो देख लियो, बाई चांस ये देख लियो कि फ्री बैठे तो वीडियो भी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे कभी जब टाइम मिलेगा, तो एक बार आप है ना पेपर लगा कर देख लेना ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन पेपर या क्विज करके ही देख लेना बैंकर्स डायरी, आपको पता लग जाएगा औकात अपनी कि कितनी स्पीड रही है अपनी, कितनी प्रैक्टिस रही है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं होंगे, इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आप, इसलिए जो प्रैक्टिस करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो यहाँ पे इस टाइम पे अवेयर है ना वो बंदा सिलेक्शन ले जाएगा। ये चीज़ माइंड में फिट कर लो। चाहे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में टाइम मन नहीं करता पढ़ने का तो क्या करो, 3 दिन पढ़ाई कर ली, 2 या 3 या 4 दिन पढ़ाई कर ली, एक दिन रेस्ट कर लो, मूवीज़ वगैरह देख लो, माइंड को रिलैक्स कर लो, वो भी ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है बर्डन हर टाइम लेना है, माइंड रिलैक्स करना भी जरूरी होता है। 1-2 दिन क्या कर लो, मूवीज़ देख लो, फिर 4-5 दिन फिर पढ़ लो, फिर 1-2 दिन मूवी देख लो। समझ में? इस तरीके से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस बनी रहेगी, स्पीड बनी रहेगी आपकी। नहीं तो वहाँ पे पेन भी नहीं लेगा कैलकुलेशन करने के लिए, मैथ्स वगैरह में तो, रीजनिंग वगैरह में। समझ में आ रही है ना चीज़? तो थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए कंटिन्यूटी रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं वो उन फलों के भार के कारण अधिक झुका हुआ होता है? यही नीति हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। आप जीवन में कितनी भी सफलता, ज्ञान, यश और धन अर्जित करें, उतना ही आपका व्यक्तित्व सौम्य और मृदुल होना चाहिए। ज्ञान से अपने व्यवहार में सौम्यता और गहराई लाएं, अहंकार नहीं। केवल तभी यह संसार आपकी उपलब्धियों का आदर और सम्मान करेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।